स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर 5 ऑफ योर बुक 9th की ICSE बुक कॉमर्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या चीज़? देखो, अभी तक हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं उसके अंदर की जो डिफरेंट टाइप की ओनरशिप स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने कर दिया है लास्ट। अब उसके बाद आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? देखो, अगर आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज़ जो चल रही है, फैक्ट्री वाला जो मेथड है गुड्स प्रोड्यूस करने का, वो इवॉल्व हुआ था, वो बना था, तरीके से फॉर्मेशन हुआ था फैक्ट्री का। फैक्ट्री सिस्टम जो होता है उसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो जो हमारी पूरी सोसाइटी थी, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी पूरी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक बन गई कैपिटलिस्ट और एक हो गई जो हमारी वर्किंग क्लास होती है, जिसको हम लेबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेबर्स या वर्किंग क्लास। ठीक है, तो एक कैपिटलिस्ट हो गई और एक लेबर्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, हुआ क्या था, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, फैक्ट्री में कैसे प्रोडक्शन आपको बताया था, प्रोड्यूसर होता है, तो एक होता है बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन जो ये काम करता था उसी को आप एक कैपिटलिस्ट समझो। बिजनेसमैन को, वो कैपिटलिस्ट है आपका, और जो उसके अंडर सारे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, उन सबको आप वर्किंग क्लास में ले लो, लेबर्स में ले लो। तो हुआ क्या था, ये जो कैपिटलिस्ट होते थे ये इन लेबर्स को एक्सप्लॉइट करने लग रहे थे। ठीक है, ये इन लेबर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे थे। आप चाहो तो इसका आर्टिकल आप नेट पे पढ़ सकते हो। तो एक्सप्लॉइट कर रहे थे और इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। ठीक है, इनका लेबर्स को जो है कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे कि इनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं देते थे, इनको वेज और सैलरी टाइम पर नहीं देते थे। तो क्या होता था, लेबर्स इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि कैपिटलिस्ट वाली जो क्लास है, जैसे कि हमारे आज की सोसाइटी में नहीं क्लास होती, बड़ी क्लास होती है, छोटी क्लास होती है, बड़े क्लास वाले थे, ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे। नॉर्मल आजकल भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये लेबर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गए थे। तो हुआ क्या, इन लेबर्स ने डिसाइड करा कि ये मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाएंगे, अपनी एक एसोसिएशन बनाएंगे, जिस एसोसिएशन में उनका एक कॉमन गोल होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए उस एसोसिएशन के सारे मेंबर्स काम करेंगे। अब ये लेबर्स ने मिलकर चलो एक एसोसिएशन बना ली, इसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यही लेबर्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, और इनका एक कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल जो होता है उसको इन्हें अचीव करना होता है। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ये इनका मोटो है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये इनका मोटो है। और इनका ये मेन है कि म्यूचुअल सेल्फ हेल्प, ये दूसरा एक टर्म आपके में आता है, म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। म्यूचुअल सेल्फ हेल्प करके ये अपने इस कॉमन गोल को अचीव करेंगे। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इनका मोटो है, और म्यूचुअल सेल्फ हेल्प, इन दोनों की मदद से ये अपने इस कॉमन गोल को अचीव करेंगे। तो हुआ ये था, मेन जो रीज़न था कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी जो बनने का, उसका मेन रीज़न यही था कि एक क्लास एक्सप्लॉइट हो रही थी और उस क्लास ने सोचा कि हम अपना एसोसिएशन बनाएंगे जिसमें हमारा एक कॉमन गोल होगा। वो कॉमन गोल क्या था, हमारी कंडीशन को बेटर करना, हम अपने लिए काम करेंगे। अब जैसे कि आप देख लो कि आगे आप पढ़ोगे कितनी टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। मान लो ये जो लेबर्स हैं, इन्हीं लेबर्स ने एसोसिएशन बनाई, ये एसोसिएशन कि हम सबको अपने लिए अच्छा जो है हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, तो इन सब ने एसोसिएशन बना ली और फिर वो उसमें काम करेगी कि हमारे जितने मेंबर्स हैं उनको अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाए।
उसके लिए वो पैसे से कोऑपरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसी एसोसिएशन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। जैसे जैसे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और सब चीज़ें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें मेन कैसे काम होता है, ठीक है। तो अभी आपने ये समझ लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी थी, यही एसोसिएशन को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक जो डेफिनेशन आपके में दी गई है, आप डेफिनेशन ये समझ लो, लाइक आपके में दी गई है बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। आप सिंपल ये समझो कि इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ वीक पीपल, ठीक है। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ वीक पीपल हु कम टुगेदर एक एसोसिएशन होती है वीक पीपल की जो साथ में आते हैं और ये एक एसोसिएशन बनाते हैं फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक नीड एंड दे ट्राई टू लिफ्ट देमसेल्व्स। इनकी एक कॉमन नीड होती है एंड देखो ये जो इनकी कॉमन नीड होती है, ये कॉमन नीड जो होती है ये कौन सी होती है, ये इकोनॉमिक होती है। आपने पढ़ा है शुरू में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक नीड इनकी कॉमन होती है जिसको लेकर ये एक एसोसिएशन बनाते हैं और फिर इसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए ये काम करते रहते हैं। जिसमें इनका मोटो होता है, देखिए डेफिनेशन में आप मोटो लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। जिसमें इनका मोटो होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच एंड म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। म्यूचुअल सेल्फ हेल्प करके अपने कॉमन गोल को अचीव करना। अभी में भी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगे, अब आगे जब आप उसको देखोगे कि किस किस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, मान लो जितने कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स कहाँ से परचेज करते हैं, हम सब कंज्यूमर हैं, हम लोग गुड्स कहाँ से परचेज करते हैं, हम लोग जाते हैं किसी रिटेल स्टोर पे, ठीक है। रिटेल स्टोर आपने पढ़ा है, रिटेलर्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर आपने देखा था, होलसेलर रिटेलर। हम लोग रिटेलर के पास जाते हैं, वहाँ से अपना सामान लेते हैं। जो रिटेलर है उसने वो सामान होलसेलर से ख़रीदा होता है और होलसेलर ने वही सामान प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से लिया होता है। तो होता क्या है, जब वो होलसेलर, ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, पूरा प्रोसेस आपका बन गया था प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये आपने पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में। तो प्रोड्यूसर जो है होलसेलर को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचता है। अब देखो प्रोड्यूसर ने जो होलसेलर को जिस प्राइस पे बेचा है वो ऑब्वियस सी बात है उस जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा उस कॉस्ट से एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ये मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। ये मार्कर है, ये मार्कर प्रोड्यूसर ने बनाया 10 रुपये में। जब उसने होलसेलर को बेचा तो उसने एक पीस मार्कर 15 रुपये का बेचा, ठीक है। तो होलसेलर ने कितने में खरीदा, 15 रुपीज़ में। अब वो होलसेलर इसी मार्कर को रिटेलर को बेचेगा। होलसेलर ने क्या करा, उसने ये 15 रुपीज़ वाला पर मार्कर 20 रुपीज़ पर मार्कर करके रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर ने तो 20 रुपीज़ में ख़रीदा है तो रिटेलर ने हम कंज्यूमर्स को 25 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे होता है, 15 रुपये का बेचा प्रोड्यूसर ने, 20 रुपये का बेचा रिटेलर को और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने उसने हम लोगों को 25 रुपये करके कंज्यूमर्स को बेचा। जो प्रोड्यूसर था उसने 15 रुपीज़ से स्टार्ट करा, होलसेलर ने 20 का बेचा और रिटेलर ने 25 का बेचा। प्रोड्यूसर ने होलसेलर को 15 रुपीज़ का बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को 20 रुपीज़ का बेचा और जो रिटेलर है उसने कंज्यूमर को इस पर्टिकुलर प्राइस 25 रुपीज़ में बेचा। तो जो मार्कर हम कंज्यूमर 25 रुपये का परचेज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में केवल 15 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर हमको कितना एक्स्ट्रा मिलने पर हमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ गया, फालतू में देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया, क्योंकि बीच में ये होलसेलर आ गया, ठीक है। बीच में होलसेलर और रिटेलर के आने की वजह से हमारा प्राइस जो था वो 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये तो चलो छोटे अमाउंट का है, बड़े अमाउंट का भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देखो प्रॉफिट तो सबको बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट बनाने के लिए लोग बिज़नेस करते हैं, मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है बिज़नेस का एसेंशियल पार्ट। लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट ना करें उतने हद तक सही होता है। जहाँ पर कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है तो वहाँ पर यही वाली आपकी कंडीशन आ जाती है कि कैपिटलिस्ट वर्किंग क्लास को या लेबर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अब कंज्यूमर्स ने क्या करा, कंज्यूमर्स ने ये सोचा कि देखो हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, हमको इससे बचना है। तो जितने कंज्यूमर्स थे एक एरिया के, उन्होंने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और उन्होंने ये करा कि अब हमको इस एक्सप्लॉयटेशन से बचना है। ये एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रही थी, इसलिए हो रही थी क्योंकि वो मार्कर जो था वो बीच में मिडिल मैन से होकर गुजर कर कंज्यूमर के पास आया।
होलसेलर और रिटेलर को क्या बोलते हैं? होलसेलर और रिटेलर को हम बोलते हैं मिडिल मैन। मिडिल मैन जो होते हैं ये अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में इनकी वजह से वो 15 रुपये का मारकर हमें 25 रुपये का पड़ा। ठीक है, ये हो गया। तो कंज्यूमर्स क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि अगर हम डायरेक्टली इस प्रोड्यूसर से मारकर परचेज़ करेंगे तो हमें कितने का पड़ेगा? 15 रुपीज़ का। तो कंज्यूमर्स ने एसोसिएशन बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसका मोटो उन्होंने रखा ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच और म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। और इन्होंने क्या करा, कंज्यूमर्स ने ये डिसाइड करा कि अब हम ये बीच में जो मिडिल मैन आ रहे हैं इनसे परचेज़ नहीं करेंगे, रिटेलर से परचेज़ नहीं करेंगे, हम परचेज़ करने जाएंगे डायरेक्टली प्रोड्यूसर से। जो कंज्यूमर्स रिटेलर से परचेज़ करते थे अब हम उनकी जगह डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज़ करेंगे और उनसे परचेज़ करके हम जो हमारे मेम्बर्स हैं हमारी एसोसिएशन को, उनको गुड्स एक बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वी आर परचेजिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड वी आर एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट्स विच आर मेड बाय दिस मिडिल मैन। ठीक है, तो ऐसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। तो ये काम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मे भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं। जब फीचर्स देखेंगे तब हमको पता लग जाएगा कि मेन कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वास्ट चीज़ है, जब आप और बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी बेसिक के लिए आप बस इतना ही समझ लो कि क्यों आई थी एंड उसका एक एग्जाम्पल मेन आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फीचर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, जो फर्स्ट फीचर आपका आ रहा है वो फीचर है वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री का मतलब आपको पता है, पिछले वीडियो जो बताया था। वॉलेंट्री का सिंपल सा ये मतलब है कि सबकी इच्छा अनुसार। ठीक है, इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से जिसको आना है इस एसोसिएशन में वो आए, जिसको एसोसिएशन छोड़ के जाने को चला जाए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जिसमें किसी पर ना तो कोई आप फोर्स कर रहे हो कि आप आओ हमारे में ज्वाइन करो, या कोई ज्वाइन कर दिया तो आप उसको फोर्स करो कि आप हमारी एसोसिएशन में रुके रहो, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जिसकी मर्ज़ी ज्वाइन कर ले, जिसकी मर्ज़ी वो उस एसोसिएशन को लीव करके आराम से जा सकता है। बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, ज़बरदस्ती में इसको किसी को आप नहीं लाते इस एसोसिएशन में। तो ये है कि इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन पर्सन्स हु आर डिज़ायरस ऑफ इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक स्टेटस। अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, देखो इकोनॉमिक या कीवर्ड है, इकोनॉमिक स्टेटस को वो अच्छा करना चाहते हैं थ्रू देयर जॉइंट एक्शन, एंड जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है वो आके अपनी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो एक बात ये है कि ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका फंक्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह होता है। फंक्शन का मतलब क्या, जैसे इनका शेयर कैपिटल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये भी, इनका भी एक शेयर कैपिटल होता है। आप शेयर कैपिटल समझो, जैसे शेयर कैपिटल में नहीं होता है कि आप मेंबर तब बनोगे जब आप शेयर्स खरीदोगे, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए आपको उसके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो अगर किसी इंसान ने शेयर्स खरीद के कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन गया है तो उसको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसी और को, जैसे आपने पिछले जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखा था। ठीक है, शेयर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, वो आपको आपके शेयर का पैसा देती है। ठीक है, जो आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपने पेमेंट करी होगी, आपने अमाउंट दिया होगा शेयर्स खरीदते टाइम, तो आप मेंबर बन गए। अब आपको मेंबरशिप छोड़नी है, मतलब आपको जो शेयर्स आपने खरीदे थे वो आप वापस लौटा रहे हो। तो जब किसी दुकानदार से कुछ सामान खरीदते हो वापस लौटे तो आपको पैसा देता है। तो ऐसी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि अगर आपको मेंबरशिप छोड़नी है, आप शेयर्स वापस कर दो, मतलब आप अमाउंट ले लो उनकी और आप लीव करके जा सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी वाला इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की चीज़ है। तो मे भी एक चीज़ आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या होता है इसमें। अब सेकंड आता है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। रिलीजियस मतलब हमारा जो धर्म है, पॉलिटिकल पॉलिसी, जो पॉलिटिकल तो आपको पता ही है, जो डेमोक्रेसी हमारी है, न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसमें मेंबर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी भी कास्ट,
क्रीड, रिलीजन के हो सकते हैं, और उनका खुद का कोई भी किसी भी टाइप का पॉलिटिकल अफिलिएशन हो सकता है। पॉलिटिकल अफिलिएशन का मतलब है कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी हमारे जैसे कंट्री में पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, एनडीए गवर्नमेंट है, तो जिसको आप बीजेपी है, तो जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो, जिस भी पार्टी की तरफ आपके जैसे भी व्यूज़ हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसा बैरियर नहीं लगाता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही आएंगे, पर्टिकुलर क्रीड के लोग ही आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उनका जो मोटिव होता है वो सेम होता है। अब अगर कंज्यूमर्स मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे तो वो कंज्यूमर्स किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेकर आ सकते हैं। और ये चीज़ न्यूट्रल है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये चीज़ मैटर नहीं कर रही है कि आप कौन से रिलीजन से हो या आप कौन सी जो पार्टी है हमारी डेमोक्रेसी में उसको आप सपोर्ट कर रहे हो या किसके अगेंस्ट हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो ये आपका सेकेंड फीचर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब आते हैं हम थर्ड फीचर पे। देखो थर्ड फीचर फिर से सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी फिर से कंपनी वाला फीचर। जैसे कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी जो होती है हमारी, जैसे एबीसी कंपनी है वो एक और उसके मेंबर्स हैं, तो वो एबीसी कंपनी अपने मेंबर से अलग है। एंटिटी तो अलग होती है, पर लीगल एंटिटी का मतलब है कि लॉ उसको अलग मानता है। आपको पूरा लीगल एंटिटी का भी आपको पूरा पिछली वीडियोज़ में बताया गया है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही है, दोनों काम अलग होता है। मेंबर्स जो होते हैं दे कैन स्यू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर केस कर सकते हैं। एंड इवन दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ऑल्सो स्यू इट्स मेंबर्स। तो उन दोनों के जो चीज़ें हैं वो अलग लेकर मानी जाती है। ये नहीं है कि मेंबर्स इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं तो इनका दोनों का काम मिक्स होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कंपनी में एक कंपनी को और उसके मेंबर्स को अलग माना जाता है इन द आइज़ ऑफ लॉ, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को और जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको अलग माना जाता है इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो ये आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद आपका फोर्थ फीचर आता है वन मैन वन वोट। एक आदमी का एक वोट होता है। जैसे हमारे अभी कंट्री में हर इंसान को एक वोट होता है। अभी देखो वोटिंग आ भी रही है, टाइम उसका आ ही रहा है पास में, तो एक जो इंसान है वो एक ही वोट केवल दे सकता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे ये है कि जितने ज़्यादा शेयर्स जिसके पास होंगे उसके उतने ज़्यादा वोट्स होते हैं। एक प्रोसेस होता है वोट्स ऐसे डिटरमिन करने का, मतलब वहाँ सबको इक्वल वोट देने का राइट नहीं होता है। जो ज़्यादा रिच है, जिसके पास ज़्यादा शेयर्स जिसने कंपनी के लिए होंगे, उसको ज़्यादा पावर होती है, वो ज़्यादा वोट्स दे सकता है। ऐसा होता है। अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस ये पता कर लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक इंसान का केवल एक वोट होता है। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए ने आधे शेयर्स खरीदे, 50% शेयर्स खरीदे, मिस्टर बी ने 10% शेयर्स खरीदे, तो मिस्टर ए जो है ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो ज़्यादा वोट दे सकते हैं, उनकी बात मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दो मिस्टर ए भी एक ही वोट दे सकेंगे और जो मिस्टर बी है वो भी एक ही वोट दे सकेंगे। तो इक्वालिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सबको इक्वल बेसिस पर देखा जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव परचेज्ड। तो कितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं ये डिपेंड नहीं कर रहा है, हर इंसान का एक ही वोट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब आपका होता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका मेन गोल प्रॉफिट करना नहीं होता, प्रॉफिट्स कमाना इसका गोल नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है कि प्राइमरी एम जो होता है वो होता है कि टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, क्योंकि इसका मोटिव क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच आर वर्किंग फॉर ऑल एंड ऑल आर वर्किंग फॉर ईच इंडिविजुअल। तो ये इनका मोटो है। इनका मोटो से पता चल रहा है कि उनका जो मेन मोटिव है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। मनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रॉफिट से रिलेटेड इनका कोई मोटो नहीं है कि उन्हें प्रॉफिट्स बनाने। कोऑपरेटिव सोसाइटी NGO की तरह आप उसको समझ सकते हो कि उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। देन यहाँ पे है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अर्न सम प्रॉफिट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द को प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है।
तो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बना ही सकते हैं, क्योंकि नहीं प्रॉफिट करेंगे तो उनके ही सर्वाइवल में ये एक बैरियर बनकर आ जाएगा अगर वो प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेंगे। बट उनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उस प्रोसेस में अगर उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं देन इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो सर्विस मोटिव हो गया। अब आपका आता है रजिस्ट्रेशन। देखो जैसे कि आपने भी देखा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी तब होगी ना जब उसका इनकॉर्पोरेशन होगा, जैसे कंपनी में होता था जब उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनीज लॉ में अंदर, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। ऐसी जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। और इसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना इज़ कंपलसरी। करवाएंगे मतलब करवाना ही करवाना है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो रजिस्ट्रेशन मत करो, इट इज़ अ कंपलसरी थिंग टू डू। तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपका आता है स्टेट कंट्रोल। देखो अब यहाँ पे आप ना फीचर्स में थोड़ा ये देखोगे कि फीचर्स में ये देखोगे कि देखो सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोवाइड करिए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। जो स्टेट का कंट्रोल हो रहा है, स्टेट का क्या मतलब होता है आपको पहले ही बताया गया है। स्टेट का मतलब होता है हमारी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शनिंग में। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्यों बनी है? वो बनी है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अपने मेंबर्स के लिए बनी है जिसमें उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है। उनका जो एक मोटो है वो अचीव करना है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। गवर्नमेंट उस सोसाइटी पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, एंड इसका ये रीज़न भी है ताकि सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करे। गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल इसलिए नहीं करती है कि वो सोसाइटी काम ना करे, गवर्नमेंट चाहती है कि वो सोसाइटी ग्रो करे, एक्सपैंड करे, इसीलिए गवर्नमेंट उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाती है, कंट्रोल भी एक्सरसाइज करती है और उसको सपोर्ट भी करती है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको बहुत ज़्यादा फंड्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है इसी के बदले गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर रही है। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो स्टेट कंट्रोल में यही दिया है आपका कि गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्यों? ताकि उसी सोसाइटी की हेल्दी ग्रोथ हो सके, उस सोसाइटी के एक्सपेंशन के लिए ही गवर्नमेंट ऐसा करती है। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस क्या होता है पहले ये जानो। सरप्लस मतलब जब जैसे कि क्या होता है कि जो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कई वर्ड यूज़ कर रहे हो। देखो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं प्रॉफिट, लॉस, सरप्लस, डेफिसिट। दो टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है प्रॉफिट मेकिंग और एक होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग होती है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्राइजेस होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें अगर उनके एंड में साल के एंड में जब वो अपना कैलकुलेट करेंगे और उन्होंने जो एक्सपेंसेस करे हैं वो कम होते हैं, उनका जो रेवेन्यू आया है, जो उनकी इनकम हुई है वो ज़्यादा होती है। इनकम ज़्यादा जब होती है तो उसको हम बोलते हैं कि इनका प्रॉफिट हो गया है। यही अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका जब एंड में हम कैलकुलेशन करेंगे और उसका ये पता चलता है कि इसने जो रेवेन्यू अर्न करा है और जो इसने उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस करे हैं, मतलब उस मनी को, इनकम को अर्न करने के लिए जो इन्होंने सैक्रिफाइसेस करे हैं, जो इन्होंने पेमेंट्स करी हैं वो ज़्यादा है, मतलब उनकी जो इनकम आई है वो ज़्यादा होती है। तो इनके हम इस चीज़ को प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, इनके हम इस चीज़ को बोलते हैं सरप्लस। मतलब कि प्रॉफिट टर्म हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग में नहीं यूज़
कर सकते, क्योंकि उनके नाम में ही है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग का मतलब है कि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो जब इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो हम इनके इस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस मतलब इनके काम करने के प्रोसेस में ही इनसे ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिसके बाद इनको सरप्लस हुआ, इनको एक तरीके का प्रॉफिट हुआ, बट वो प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं था, वो साइड बाय साइड करके हो गया, क्योंकि मोटिव तो इनका सर्विस प्रोवाइड करना था, उसमें जिनका प्रॉफिट हो गया उसको हम सरप्लस बोलेंगे कि उनके पास ये एक्स्ट्रा अमाउंट रह गई या आ गई। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम सरप्लस का वर्ड यूज़ करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करते हैं। सिमिलरली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का अगर लॉस होगा तो हम उसके लिए लॉस वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का लॉस होगा तो उसके लिए हम डेफिसिट यूज़ करेंगे। डेफिसिट, DEFICIT। तो सरप्लस और डेफिसिट हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस टर्म्स हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सिंस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, तो इनका ये जो अगर एक्सेस हो रहा है तो उसको हम सरप्लस बोलेंगे। तो ये जो सरप्लस अगर हो रहा है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी फंक्शन कर रही है एंड एंड में उनको पता चला कि उनका सरप्लस, उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो उस सरप्लस को अब वो कैसे अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो काम हुआ है वो सरप्लस क्यों आया? क्योंकि मेंबर्स ने काम करा है, उसी की वजह से सरप्लस हुआ है। तो ये जो सरप्लस हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाएगा? तो इसमें ये होता है कि मान लो दो लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदे, मिस्टर ए ने 50% शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के खरीदे हैं। मिस्टर बी ने केवल, जैसे पिछला एग्जांपल था, 10% शेयर्स खरीदे हैं केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो मिस्टर ए ने ज़्यादा शेयर्स खरीदे, मतलब मिस्टर ए ने ज़्यादा कैपिटल दिया होगा। अगर उन्होंने 50% के शेयर खरीदे तो उन्होंने उस 50% शेयर्स का रुपीज़ दिया होगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। मिस्टर बी ने 10% शेयर्स खरीदे तो उन्होंने 10% शेयर्स के अमाउंट का जो मनी था वो एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करा होगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एंड में सरप्लस बनाया, तो वो ये देखकर सरप्लस नहीं देगी कि मिस्टर ए ने ज़्यादा शेयर खरीदे तो हम इनको ज़्यादा सरप्लस देंगे और मिस्टर बी को हम कम देंगे। वो ये देखेगी कि किसने कितना काम करा है, किसने कितने ट्रांजैक्शंस करे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, किसने कितना ज़्यादा वर्क करा है, उसको उस हिसाब से हम उसको जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर मिस्टर ए ने साल भर बहुत ही कम काम करा है एंड मिस्टर बी ने बहुत ज़्यादा काम करा है, देन ज़्यादा जो सरप्लस है वो मिस्टर बी को दिया जाएगा। मिस्टर बी को ज़्यादा सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू मिस्टर ए, दो मिस्टर बी ने कम शेयर खरीदे थे। मिस्टर बी ने कम शेयर खरीदे थे, फिर भी अगर उन्होंने साल में ज़्यादा काम करा होगा तो हम उनको ज़्यादा सरप्लस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपकी बुक में क्या दिया गया है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इन प्रपोर्शन टू द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्रपोर्शन में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, rather it is distributed in proportion, rather it is based on the volume of business transacted by a member with the cooperative society। एक मेंबर कितना बिजनेस कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस हिसाब से हम उसको सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Member with a small capital contribution can receive a large share in profits if he has a large number of transactions with the society। अगर ये पूरा जो उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये सरप्लस है, उस सरप्लस में से हाफ पार्ट मिस्टर बी को मिल सकता है। अगर मिस्टर बी ने ज़्यादा काम करा होगा, ये पूरा हाफ पार्ट उनको दिया जा सकता है, उनके कैपिटल, उनके सरप्लस का शेयर दिया जा सकता है, रादर दैन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उन्होंने केवल 10% शेयर कॉन्ट्रीब्यूशन करा था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन ये देख कर दिया जाता है कि कितना ज़्यादा काम करा गया है, कितना ज़्यादा बिजनेस आपने ट्रांजैक्ट करा है। ये नहीं देखते कि आपने कितने शेयर कितने खरीदे थे, कितना शेयर कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट करा, वो नहीं देखा जाता है। अब उसके बाद एक और चीज़ इसमें दी गई है कि अब शेयर तो चलो मिस्टर ए ने भी दिया है, मिस्टर बी ने भी दिया है, तो मिस्टर ए ने जो ज़्यादा शेयर दिया है इसको नेगलेक्ट नहीं करा जा सकता है ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है शेयर में ज़्यादा। तो होता क्या है हमारे इसमें कि जो शेयर्स होते हैं, जैसे कि मिस्टर ए ने शेयर खरीदे, मिस्टर बी ने खरीदे, अभी आप ये समझ लो एक टर्म आपका आया है इसमें, नया टर्म, विच इज़ कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है?
डिविडेंड क्या होता है, अभी पूरे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड में सब इतना समझ लो कि ये जो प्रॉफिट हो रहे हैं, जब भी प्रॉफिट होता है, मतलब इस इनके केस में सरप्लस, जब भी सरप्लस होगा या प्रॉफिट होगा तभी तो पहली बार ये डिविडेंड दिए जाएंगे। पहले ये जान लो कि जब भी प्रॉफिट या सरप्लस होता है तभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। अगर नहीं हो रहा है तब डिविडेंड देने की बात ही नहीं आती। अगर प्रॉफिट हुआ है तब हम डिविडेंड देंगे। डिविडेंड क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है उस अमाउंट पे जो एक मेंबर ने शेयर खरीदे लिए, मतलब एक मेंबर ने जितना शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है उस अमाउंट पे हम डिविडेंड देते हैं। कब देते हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करती है, सरप्लस करती है। क्या आपका दिया गया इसमें कि लिमिटेड अप टू 10% इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बेसिस पर मेंबर्स को हम डिविडेंड देते हैं। अब जैसे इन्होंने सरप्लस करा है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसको शेयर कर दिया जाएगा पहली बात तो लोगों में जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में कि उन्होंने कितना काम करा है, ठीक है। उस बेसिस पर पहले उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना शेयर दिया था। अब शेयर देखने वाली बात भी आती है, तो जब शेयर देखने वाली बात आएगी तो पहली बात तो देखेंगे प्रॉफिट उनका हुआ है, हाँ प्रॉफिट हुआ है, चलो सरप्लस हुआ है, मतलब डिविडेंड हम दे सकते हैं। अब जितना शेयर दिया गया है उस शेयर पर, जैसे मिस्टर ने 50% शेयर दिए थे तो इस शेयर कैपिटल के ऊपर हम डिविडेंड इनको देंगे। इन्होंने 10% है तो हम इस वाले अमाउंट पर इनको डिविडेंड देंगे। लेकिन डिविडेंड देने पर भी एक लिमिट होती है कि केवल 10%, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनके शेयर कैपिटल की केवल 10% पर हम डिविडेंड देंगे, ठीक है। अभी आप इसके समझो कि जब सरप्लस हो जाता है, देखो थोड़ा कंफ्यूजन लग रही होगी, जब सरप्लस होता है, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस पर हम थे। सरप्लस जब होता है, फिर से कहानी बता देते हैं, सरप्लस जब होता है तो वो जब डिवाइड करा जाएगा, वो प्रॉफिट जब लोगों को दिया जाएगा तो ये देख कर दिया जाएगा कि किसने कितना काम किया। वो बात पीछे हो जाएगी कि किसने कितना शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करा। अब दे दिया सबको, शेयर कैपिटल है, अब क्या करा जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी। डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, 10% पर। क्या आपका दिया गया है कि डिविडेंड जो है अप टू 10% इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेयर कैपिटल। डिविडेंड दिया जाएगा 10% पर केवल। डिविडेंड होता क्या है वो आपको कहानी अलग से बताई गई है जो इसमें बुक में नहीं है। डिविडेंड ये होता है कि जब प्रॉफिट होता है, जब भी कभी प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल जिसका जितना होता है उसके बेसिस पर उनको डिविडेंड दे दिया जाता है, उनको अमाउंट दी जाती है और उसी अमाउंट को हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन में जितना बिजनेस ट्रांजैक्ट करा गया है उस बेसिस पर हम हर पर्सन को सरप्लस में से शेयर दे देंगे, प्रॉफिट में से शेयर दे देंगे। जितना इसको इतना दे दो, प्रॉफिट हमारा मान लो 10 लाख हुआ है, उसमें से हम इतना लाख इसको दे देंगे, इतना लाख इसको दे देंगे, क्योंकि इसने इतना काम करा, वो कैलकुलेट कर दिया जाता है। अब डिविडेंड बचा हमारा, डिविडेंड कितना दिया जाएगा, 10% केवल दिया जाएगा सबको, शेयर कैपिटल के हिसाब से 10% पे दे दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो बात जाने की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड होता क्या है, जब भी कभी प्रॉफिट या कुछ होता है तब शेयर कैपिटल में हम जो अमाउंट देते हैं मेंबर्स को, उसी अमाउंट को हम डिविडेंड देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस की बस इतनी कहानी थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, कैसे शुरू हुई थी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स में क्या देखा, ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, कोई भी अपनी फ्री विल से ज्वाइन कर सकता है या लीव कर सकता है। रिलीजियस और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती किस कास्ट क्रीड की हो, कौन सी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, देयर इज़ नो मैटर इन दिस। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इनकी, 1 मैन का 1 वोट होता है, मोटिव इनका सर्विस प्रोवाइड करना होता है, रजिस्ट्रेशन इनका कंपलसरी होता है विच इज़ डन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, इतना जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में फीचर्स था। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक छोटी डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई गई थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसके आगे जो भी आपके बुक में लिया गया है। टिल देन यू शुड रिवाइज ऑल दीज थिंग्स एंड स्टडी हार्ड। बाय।